दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो स्टार्ट। स्वाति का किला। स्वाति का दिल्ली वाला किला। अनीका स्वाति के पास जाती है और कहती है ये कार्य। इतना कहकर वह हैरान होते हुए चुप हो जाती है। जब वह स्वाति अपनी जगह से खड़ी होते हुए इस बात को पूरी करती है, हाँ, यह कार एक रियल कार है, खास तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि फिर दोबारा कभी ना कभी ऐसा वक्त आ जाएगा जब तुम्हें मेरे पास से सीक्रेट होकर यहाँ से दूर जाना होगा। दुश्मनों के लिए दिल्ली जैसे शहर में उन कदमों के निशान ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है जो तुमसे होकर मुझ तक पहुँचते हैं। दरअसल यह एक ऐसी कार है जिसे जमीन से कम 20 फीट से लेकर 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक बड़ी ही आसानी से उड़ाया जा सकता है। इससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि इस इंडिविजुअल कार है, इसे देख पाना संभव ही नहीं है। इसकी संरचना इस प्रकार से की गई है कि गाड़ी के लेफ्ट में घटने वाले घटनाएं अबोव पर ना जाए। इतना कहने के बाद उसे गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने के लिए इशारा करती है। यह गाड़ी इतनी बड़ी थी कि जिसे मैं रोहित जैसे अच्छी लंबी होने के बावजूद ये बड़े ही आराम से इसमें लेटाया जा सके। इधर इससे पहले कि सुबह की रोशनी धरती के चारों ओर फैल जाती, अनीका, रोहित, चिराग मेहता और मारवा सिक्योरिटी के साथ मारवा हाउस लौट जाती है। मारवा हाउस पहुंचने के बाद बड़ी ही सावधानी से रोहित की सिक्योरिटी उसे बिना किसी की नजर में आए उसके रूम तक पहुंचा देती है। दूसरी तरफ दमयंती देवी का किला। आज पूरी रात दमयंती देवी के जागते हुए गुजर गई थी। इस वक्त वह बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। वह एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी गर्दन के चेयर पर लगाया हुआ था और आराम से अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करके चेयर के साइड के हैंडल पर मार रही थी। फिर वो पीछे हो जाती है और आसमान की तरफ देखने लग जाती है। जब दमयंती देवी जगी हुई थी तो भला रुद्रमा देवी नींद कैसे ले सकती थी। रुद्रमा देवी उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद दमयंती देवी खामोश रहती है। कुछ देर बाद रुद्रमा देवी आसपास मौजूद लोगों को हाथ से दूर करने का इशारा करती है। सभी के कुछ कदम दूर चले जाने के बाद दमयंती देवी से कहते हैं, क्या कुछ बोलना है? चाहोगे कुछ बोलोगे या नहीं? इस तरह अपने गुस्से को कब तक दबाओगी? दमयंती देवी बिना रुद्रमा देवी की तरफ देखे ही जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि मेरे अपने ही लोग मेरे गुस्से का शिकार हो, इसलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। रुद्रमा देवी कहती है, अपने गुस्से को पीकर खत्म करने की जगह उसे अपनी ताकत बनाओ। तुम आगे जो भी कुछ करना चाहती हो वो करो, इसके लिए रास्ते बनाओ और जिस गति से अनीका बढ़ रही है तुम्हें उस तीव्रता से दिखानी होगी। फिर कुछ सोचने के बाद वह कहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी अच्छी योजना के बाद भी कुछ भी हमारे हाथ क्यों नहीं लगा। अब दमयंती देवी सीधे बैठ जाती है और बड़ी ही गंभीरता और क्रोध भरी आवाज में कहती है, इसलिए सिर्फ मुझे ही इस वक्त सभी को खत्म कर देना चाहिए। मन कर रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूं। इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद भी ये लोग श्वेता को नुकसान पहुंचा सके और नहीं उस अनीका को कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। दरअसल ये सब आंखों देखा एक छलावा था जो एक दृश्य बनकर सामने उभरा और फिर बाद में रेत के ढेर में दब गया। फिर दमयंती देवी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कल्पना करते हुए अपने हाथों के हिलाते हुए कहती है, हमारी योजना के अनुसार सब कुछ ठीक तरीके से हुआ जैसे कि हम चाहते थे। बिल्कुल वैसे ही श्वेता पर अटैक जानकारी अनीका ने खुद ब खुद निकाल ली। उसके बाद वह मौका वारदात पर पहुंच गई। उसने श्वेता को मुसीबत से निकलने भी नहीं दिया, खुद हमारा शिकार बनने के लिए खड़ी रही। लेकिन जब खुद अनीका को मुसीबत में पड़ने की बारी आई तो न जाने कहां से वो रोहित बीच में आ गया। किंतु इससे हमारी योजना कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ा और यहाँ तक कि सब ठीक ही चल रहा था। कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा था तो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा था।
हमारी योजना से थोड़ा दाएं बाएं था, लेकिन फिर भी हमारी जरूरतमंद पूरी करने के लिए ये भी पर्याप्त था। फिर रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर अनिका उस रोहित का इलाज करती थी, बिल्कुल साफ था कि अनिका को सब कुछ याद है और हम उसके किसी भी अपने को मोहरा बना सकते हैं, किसी दूसरे अपने को भी, बल्कि उस रोहित को बचाने के लिए ही उस अनिका को हमारी शर्त माननी पड़ सकती है, क्योंकि उस विषय की काट इस वक्त उस अनिका के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर पलटकर दूसरी तरफ देखते हुए कुछ सोचकर आगे कहती है, इसी कहानी को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारी योजना के तहत आता था, तो अगर रोहित की जगह अनिका खुद घायल हो जाती तो उसे बचाने के लिए उसकी मां जरूर सामने आती, लेकिन रोहित के घायल होने से इस घटना पर कोई अंतर्गत नहीं पड़ा, बल्कि भारी नुकसान खुद अनिका को ही भुगतना पड़ा। रोहित के घायल होने पर दृश्य शक्ति सामने आई, लेकिन बदकिस्मती से देखा कि इतनी गहरी योजना होने के बावजूद भी उसे कोई देख नहीं पाया। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आंखों के सामने होने के बावजूद भी किसी को दिखाई नहीं दी, और हमारी इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद भी ये घटना कभी कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हुई। रिकॉर्ड से पूरे 10 मिनट गायब हैं। इसी समय अंतराल में रोहित और अनिका गायब हो गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इस धरती पर कोई तो होगा ऐसा जिसने उन्हें देखा होगा। हम उससे इतनी पास होकर भी उसे पकड़ना तो दूर छू भी नहीं पाए। अब खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए दमयंती देवी वापस अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद फिर कुछ विचार करने लग जाती है और चुप हो जाती है। 2 मिनट की चुप्पी के बाद फिर आगे कहना स्टार्ट करती है और दांतों को बीच कर छूते हुए, तब जब हम उसे देख पाते उसकी दशा दिशा किसी चीज के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आज फिर हमारे सिपाहियों के कई जनते खत्म हो गए हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। दमयंती देवी अपने ही गुस्से को तपिश में झुलस रही थी। उसकी बेचैनी उसके शरीर पर दिखाई दे रही थी। अब रुद्रमा देवी उसके करीब आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिर उसकी बाजू को सहलाने लग जाती है। कुछ पलों के बाद दमयंती देवी को हौसला देती है, कहती है, वह हो गया, इसके आगे जो भी सोच रहे हैं या सोचना है उस ओर बढ़ो। अभी रोहित घायल है, इस स्थिति में अनिका उसे ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ पाएगी। मौके का फायदा उठाओ, और हार तब नहीं होती जब सामने वाला जीत जाता है। हार तब होती है जब हम उसे स्वीकार करने या लड़ना बंद कर देते हैं। एक बार फिर से उठो और अपना दावा खेलो। कोई तो दावा होगा जो हमें सही रास्ते पर लेके जाएगा, जो कि हमें जीत की तरफ आगे बढ़ाएगा, जिसकी हमेशा तलाश है। अब दमयंती देवी रुद्रमा देवी की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी? अब रुद्रमा देवी कहती है, हाँ पूछो मासा, क्या कहना चाहती हो? दमयंती देवी पूछती हैं, अगर इस वक्त मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तो तुम क्या करोगी? ये सुनकर रुद्रमा देवी को बेचैनी का एहसास हो जाता है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक उठती हैं। वह दमयंती देवी का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं उसका सामना करूंगी, पर उसे जीतने नहीं दूंगी, उससे कभी सफल नहीं होने दूंगी। अब दमयंती देवी कहती है, अगर वह तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हुई और तुम्हारी क्षमता उसके सामने ना के बराबर हो, तब क्या करोगी? अब रुद्रमा देवी कहती है, यह कोई पूछने की बात नहीं है। क्या तुमने पहले उसे अपने गले लगाया है? मैं तो ये क्या इस दुनिया की कोई भी औरत ये कल्पना नहीं कर सकती कि तुम क्या कर रही हो या क्या कह रही हो। अब ये दमयंती देवी शांतिर मुस्कान के साथ कहती है, मतलब तुम्हारे लिए भी खुद से ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो मैं हूँ, और उसकी वजह मेरी दमयंती देवी होना नहीं, बल्कि रुद्रमा देवी बिना कुछ कहे सिर्फ हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब दमयंती देवी कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी जरूरी है, मेरे लिए वही सबसे जरूरी है। ऐसा कहकर वह अपने हाथ से दूर खड़ी और सिपाही को इशारा करती है। दमयंती देवी का इशारा पाते ही वो औरतें दौड़कर उसके पास आ जाती हैं। दमयंती देवी
उनसे कहती है, जाओ जाकर टीम को सूचना दे दो, मेरा एक जरूरी मैसेज अनीता तक पहुंचा दो। यह आदेश मिलते ही उसने एक औरत जवाब देती है, जी माँ साहब। ऐसा कहकर वे दोनों पीछे की तरफ कदम बढ़ा देती हैं और फिर 2 कदम पीछे की तरफ होने के बाद मुड़ जाती हैं, फिर दौड़कर वहां से चली जाती हैं। ये स्पष्ट था कि अगर कोई खुफिया संदेश है तो दमयंती देवी अपनी जगह से उठना जरूरी नहीं समझती, तो टीम की किसी भी सिपाही को खुद जाकर दमयंती देवी से वह मैसेज लेना होता था। यहाँ तक कि इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल इस वक्त राजलक्ष्मी के लिए खड़े रहना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन राजलक्ष्मी के दिमाग में एक ऐसी उथल पुथल मची हुई थी, सब्र करना उसके लिए भी आराम करने के बराबर मुश्किल था। उसके लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया। रह रहकर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका दिमाग उससे कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, और राजलक्ष्मी अब खुद से कहती है, अगर गलतफहमी को दूर करना या लेना अच्छा है तो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो बिना फैक्ट के मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं आ सकती। अगर कोई बात आई गई है तो उसके लिए मुझे प्रूफ के आधार पर डिसीजन पर पहुंचना होगा। जब तक मैं खुद को कुछ पता करने की तसल्ली नहीं कर लेती, तब तक इस मैटर को नहीं छोड़ूंगी। राजलक्ष्मी के कहे अनुसार प्रीति ने मारवा हाउस पहुंचते ही सबसे पहले कुछ ब्लड सैंपल राजलक्ष्मी के लिए भिजवा दिए। यहाँ अस्पताल में सबसे पहले राजलक्ष्मी अपने लिए बैठकर काम करने का इंतजाम कर चुकी थी और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। वह अपने असिस्टेंट को अपने साथ एक जरूरी काम में लगा लेती है। उसके असिस्टेंट के लिए यह जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि राजलक्ष्मी जो कुछ भी कर रही है वह क्या है और क्यों है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके जानने के लायक जो भी बात होगी वह राजलक्ष्मी उसे खुद ब खुद बता देगी। अगर कुछ जानने लायक नहीं है तो चुपचाप जितना कहा गया है उतना करना होगा, उसका काम है ये। बिना इस बात का ध्यान दिए ही पिछले कई घंटों से कुछ अच्छी नींद नहीं ली थी। राजलक्ष्मी अपने काम पर लगी हुई थी। अब अगर वह किसी बात का ध्यान रखती तो सिर्फ अपनी दवाइयों या खान पान का, इसके अलावा बीच बीच में थोड़ी देर सोने या लेट जाने का, इसके अतिरिक्त वह किसी तरह की गुंजाइश में नहीं थी। अगली सुबह मारवा हाउस को लगने वाली गोली रोहित मारवा को लगने वाली गोली सामान्य गोली नहीं थी। इस वजह से उसका शरीर एक गोली थी, शरीर में जहर फैल चुका था। इस वजह से बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए जब वह अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ी ही दिक्कत महसूस होती है। लेकिन तभी अनिका उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे सख्त निर्देश देती है, खबरदार, जो उठने की कोशिश की तो चुपचाप सीधे लेट जाओ। और इस वक्त अनिका के अंदर एक डॉक्टर था, रोहित के सामने खड़ा था। रोहित अनिका की असुरक्षित अपनी आंखों से सामने देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ चुप होकर वापस लेट जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। यह करीब 10 बजे का टाइम था जब रोहित होश में आता है। इस वक्त रोहित का अपने कमरे में बाहर न आना एक असामान्य घटना थी, क्योंकि वह कभी कार्यों को लेकर बहुत नियमित था। किसी भी सामान्य स्थिति में अब तक वह एक्सरसाइज करने के बाद ब्रश करके अब फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका होता, लेकिन इस वक्त इन सभी बातों से अनजान। हैरान की बात ये थी कि बजाय इसके रोहित अनिका से पूछता है कि यहाँ कैसे पहुंचा और अनिका से क्या है और क्या हुआ, हम यहाँ कैसे आए और ये घाव कैसे हुआ। जब वह पूछता है लेकिन अनिका कोई जवाब नहीं देती। फिर रोहित अनिका से कहता है, हम ये घर कब आए और घर वालों से इस बारे में कैसे छुपाएंगे, जब माँ पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। रोहित का सवाल सुनकर अनिका बड़ी ही आंखों में रोहित को घूरती है, जिसका मतलब था कि अभी भी खुद की चिंता नहीं है, अभी भी घर वालों के सवालों की चिंता है। अनिका को रोहित पर हमले की बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रोहित ने एक ऐसी नादानी भरा हरकत की थी जिस कारण से रोहित घायल हो गया था। ऊपर से रोहित ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिससे कि अनिका के गुस्से की कोई सीमा नहीं बची। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं न्यू स्टोरी और न्यू एपिसोड के साथ।